नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 92वां वाराणसी दौरा 11 सितंबर को होने वाला है। इस दौरान पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर बता दें कि वार्ता करेंगे और कई मुद्दों पर बता दें कि द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। वार्ता में दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी काशी में लगभग 4 घंटे रहेंगे। उनका स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा और हर हर महादेव के जयकारों के साथ किया जाएगा। वाराणसी के बीजेपी पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। 92 दौरे पर मंत्री और विधायक 6 प्रमुख जिम्मेदारियों पर तैनात किए गए हैं। पुलिस लाइन, हेलीपैड से शहर के 5 सितारा होटल तक 6 स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं। पिछले 40 दिनों में यह पीएम मोदी का दूसरा वाराणसी दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पावन जयंती है। इस देश की आजादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसके बाद सन 1954 में उन्हें देश के गृह मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पावन जयंती है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत तत्कालीन संयुक्त प्रांत और स्वतंत्र भारत में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका का गोरखनाथ मंदिर में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज पर आधारित विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के जीवन, आदर्शों और समाज से उनके योगदान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। व्याख्यान में उपस्थित श्रद्धालु और भक्तों ने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के जीवन, संघर्ष, उनके धर्म और समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों पर गहन से चर्चा की। मंदिर प्रशासन ने कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए और उपस्थित श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। गोरखनाथ मंदिर में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज पर आधारित विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के जीवन, आदर्श और समाज में उनके योगदान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। उपस्थित श्रद्धालु और भक्तों ने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के जीवन, संघर्ष, उनके धर्म और समाज सुधार के लिए किए गए कार्यों पर गहन चर्चा की। मंदिर प्रशासन ने कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए और उपस्थित श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध भी करवाई।
रुक करेंगे अगली खबर की और इसके साथ ही बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीधे जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और फरियादों का तुरंत और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बरेली पहुंचे और रोटरी क्लब के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते उन्होंने बिहार चुनाव, कश्मीर, लोकतंत्र और संविधान जैसे अहम मुद्दों पर बेबाक अपनी राय रखी। राज्यपाल ने कहा कि बिहार चुनाव की तैयारियां पूरी मजबूती के साथ चल रही हैं और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कानून के दायरे में संपन्न कराए जाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाली पार्टियों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि देश को चलाने की बुनियादी लोकतंत्र और संविधान है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे कमजोर करने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही के आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है। जैसे जैसे घाटी सामान्य हो रही है, आतंक हताश हो रहे हैं। सदुपयोग और दुरुपयोग ये हर आदमी की अपनी मर्यादा की समझ पर निर्भर करता है कि हमारी मर्यादा क्या है, हमें किस रेखा तक हम जा सकते हैं, क्या हम उस रेखा को पार कर सकते हैं, ये खुद फैसला करना है और फिर जनता फैसला करेगी कि मेरा आचरण मेरे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अनुकूल है या नहीं है, ये जनता का काम है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीमावर्ती जिले में पुलिस 24 घंटे अलर्ट रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार ने की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत, अतिरिक्त पुलिस बल सीमा पर तैनात किया गया है। सीमाओं में गश्त और निगरानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए। नेपाल में तनाव के बीच यूपी सरकार सतर्क है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ बता दें कि प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। नेपाल में हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हैं, जिसके चलते सीमावर्ती इलाकों में आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए और बता दें कि सुरक्षा बलों की तैनाती को और बढ़ा दिया गया और सतर्कता से रहने को कहा गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर है, जहां नेपाल में तनाव के बीच यूपी सरकार अब काफी ज्यादा सतर्क नजर आई है, जहां सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल सीमा पर तैनात किया गया है और सीमाओं में गश्त और निगरानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ताकि कोई भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। नेपाल में तनाव के बीच ये फैसला लेते हुए एकदम सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। 24 घंटे प्रशासन अलर्ट रहे और सीमाओं पर बता दें कि सुरक्षा बलों की तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीमावर्ती जिलों में पुलिस 24 घंटे अलर्ट और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए अलर्ट रहने को कहा है और सीमावर्ती इलाकों में और भी ज्यादा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किया है आदेश। नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट। सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। 3 हेल्पलाइन नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जहां 0522239027 और 052 नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर बता दें कि सुरक्षित रहने का आश्वासन भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नेपाल में बने तनावपूर्ण हालात को लेकर आदेश और इसके साथ ही नंबर जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, और इसके साथ ही वहां नेपाल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने और नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा है और इसके साथ ही प्रशासन को 24 घंटे हाई अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रायबरेली शहर में सांसद राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे से पहले एक बैनर लगाया गया, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्जा दिया गया। ये बैनर सपा नेता और प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी ने लगवाया। बैनर ने राजनीतिक हलचल अब और भी ज्यादा बढ़ा दी है और बैनर अब चर्चा का विषय बन गया है।
रायबरेली से ही खबर है, जहां बता दें कि राहुल गांधी का 2 दिवसीय का रायबरेली का दौरा है और उसी बीच बता दें कि एक बैनर लगाया गया है, जहां भगवान विष्णु को लेके ये बैनर लगाया गया। अब ये बैनर काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस बैनर ने हलचल मचा दी है। क्राइम कंट्रोल को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बड़े पैमाने पर तबादला एक्सप्रेस चलाया। इस प्रक्रिया में कुल पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए। जानकारी के अनुसार 20 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया और जबकि 63 मुख्य आरक्षी और आरक्षियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुआ। और यशवीर सिंह ने कहा है कि यह कदम अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। बड़े पैमाने पर हुए इस फेरबदल से विभाग में हड़कंप मच गया और कर्मियों में चर्चा का विषय बन गया। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने कामेश्वर चौपाल के निधन के खाली पद पर कृष्ण मोहन को नया सदस्य चुना। कृष्ण मोहन, जो समाजसेवी और पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, उनके सामाजिक और संगठनात्मक योगदान के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इससे सम्मान और जिम्मेदारी बताया। ट्रस्ट के एक अन्य पद पर अभी सहमति नहीं बन सकी है। इस नए सदस्य के चयन ने ट्रस्ट में सक्रियता बढ़ गई है और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान राम की इच्छा थी कि मैं उनकी सेवा में आऊं, उनका आदेश है, इसलिए वहाँ पर ट्रस्टी करके मुझे जानकारी मिली है कि ट्रस्टी करके मुझे इसमें अवसर मिलेगा सेवा करने का। प्राथमिकताएं तो यही रहेंगी जो है, संघ की भी हैं और मेरे ट्रस्ट की है, वो भी रहेंगी। दोनों ही प्राथमिकताओं में होगा। जैसे जैसे जहाँ भी कुछ काम होगा उस हिसाब से मैं अपना समय दूंगा, हर जगह जाऊंगा। और इसके साथ ही हरदोई से एक खबर है, जहां ट्रस्ट में खाली पद पर नियुक्ति की गई है। कृष्ण मोहन बड़े ट्रस्ट के सदस्य और इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए और अब क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। ट्रस्ट में खाली पद पर नियुक्ति की गई है, जहां नियुक्ति होने के बाद कृष्ण मोहन ने बयान देते हुए कहा कि मैं इस जिम्मेदारी का अच्छे से पालन करूंगा। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारी और प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे और आवेदनों का निस्तारण हो। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और सामूहिक विवाह योजना की प्रगति की समीक्षा की। संबंधित विभागों को कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। सीतापुर से एक खबर है, जहां समीक्षा बैठक में विकास पर जोर दिया गया। सीतापुर में योजनाओं की समीक्षा बैठक कर निर्देश और आदेश दिए गए कि पात्रों तक हर योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक में विकास पर जोर दिया गया। सीतापुर से ये खबर है, जहां बता दें कि समीक्षा बैठक में विकास पर जोर देते हुए अधिकारी को निर्देश और इसके साथ ही जनता के बीच पहुंचने का निर्देश दिया गया, जहां कहा कि योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित ना रहे। सीतापुर से ये खबर है, जहां सीतापुर में योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई और बैठक में तमाम जरूरी विस्तार और विकास को लेकर निर्देश दिए गए, जहाँ कहा कि
कोई भी पात्र इन योजनाओं से वंचित ना रहे और इसके लिए निर्देश भी दिए गए। आगरा में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल और एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव-गांव पहुंचे। मंडलायुक्त और एसडीएम फाइनेंस भी निरीक्षण में शामिल हुए। बाढ़ से 40 गांव और हजारों बीघा फसल प्रभावित हुई है। विधायकों का यह जमीनी निरीक्षण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जनता उसकी सराहना कर रही है। आगरा से ये खबर है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद विधायकों ने ट्रैक्टर पर पहुंचकर निरीक्षण किया और 40 गांव इससे प्रभावित हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और गांव-गांव पहुंचा जनप्रतिनिधियों का ट्रैक्टर, जहां राहत सामान देने का भी आश्वासन दिया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां बता दें कि विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं और जनता से बता दें कि जनता ने विधायकों से अपनी समस्याएं सामने रखी, उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, क्योंकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि रास्ते जलमग्न हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है। जिसके बाद अब जनता ने विधायकों से उनकी इस पहल की सराहना भी की और इसके साथ ही गांव-गांव पहुंचा जनप्रतिनिधियों का ट्रैक्टर, जहां विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर बता दें कि स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। खबर बलिया से है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु बलिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से राशन किट वितरित की और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। मंत्री दयाशंकर दयालु ने कहा कि देश में बाढ़ नियंत्रण के मामले में बलिया एक उदाहरण है। उन्होंने बताया कि जिले में नए नए बांधों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। विशेष रूप से नौरंगा क्षेत्र जो अत्यधिक प्रभावित है, उसकी स्थिति पर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। आयुष मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए और राहत कार्य में कोई कोताही ना हो। मुझको लगता है कि देश में बाढ़ के लिए बलिया से अच्छा कोई उदाहरण नहीं। हम लगातार बांधों का निर्माण कर रहे हैं। कल अतीत की बलिया और वर्तमान की बलिया में आपको फ़र्क दिख रहा। अब वर्तमान में एक ही हिस्सा है जो बिहार से जुड़ा हुआ भाग है, नौरंगा। बस उसी की चिंता हम लोग को करना और एक बड़ा प्रोजेक्ट बाढ़ के ख़त्म होते ही जिला प्रशासन को ये निर्देश मिल चुका है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के, और बाढ़ की नदियों का कोई क्षेत्र, कोई सीमा नहीं होती, कब कहाँ ऐसी परिस्थितियाँ आए उनसे लड़ने के लिए, और वर्तमान की बलिया बहुत सुरक्षित हो चुकी है। नेपाल बंसार पर देर रात प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कई जगह आगजनी की। जैनजी आंदोलनकारी सरकार की बर्खास्ती की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भारत नेपाल सीमा के पास उग्र भीड़ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सीमा सुरक्षा बल के 42 भी वॉलंटियर और पुलिस के जवान सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद रहे। नेपाल में काफ़ी अनरेस्ट हुआ है और वो जो नेपाल का मामला है उसमें हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मित्र देश होने के नाते हमारा और आपका सबका फर्ज बनता है कि यदि कुछ नेपाल में अनहोनी घट रही है तो हमारा पड़ोस में कोई ऐसी घटना न घटे, उसके लिए हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने एक्स्ट्रा स्टैंप डिप्लॉय कर रखी है। मेरी बॉर्डर पेट्रोलिंग चल रही है, चाहे वो फूड पेट्रोल है, चाहे व्हीकल पेट्रोल हो, और मेरी एक्स्ट्रा जो क्विक रिएक्शन टीम है वो भी मेरे कैंप में तैयार है किसी भी इवेंचुअलिटी की निपटने की। बलिया जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद गांव में 2 दिन पहले हुए पेट्रोल कांड में युवक राजेश तिवारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को पहले बुलाया गया और दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर पेट्रोल फेंक दिया। युवक गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तत्काल जिला चिकित्सालय ले गए, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। वाराणसी में 2 दिन इलाज के दौरान देर रात युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन डीएम कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पर तैनात सुरक्षा गार्डों ने भी उनके साथ मारपीट की, मोबाइल छीनने की कोशिश और बदसलूकी की।
के मेरे बेटा को बुला के धोखे से पेट्रोल गिरा के फूंक दिया गया है। उसका सुजीत ने, उसका सार ने, लड़की के भाई है। बलिया से एक खबर है जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पेट्रोल कांड में युवक की देर रात मौत हो गई, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही परिजनों द्वारा अब मांग उठाई गई है और कठोर कार्रवाई और आरोपी गिरफ्तारी की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कानपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए टीमों को तैनात किया गया। साथ ही नदी के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है और आवागमन को सीमित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी घुटनों तक भरा है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे लोग अपने घरों में मजबूर हैं रहने के लिए। और इसके साथ ही प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और राहत सामान लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि कोई भी परेशानी लोगों को ना हो और खाना वितरित किया गया है। और गंगा का जलस्तर अब काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घुटनों तक पानी भरने के चलते लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और कई घंटों तक लोग ट्रैफिक से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के साथ गंदगी भी नजर आ रही है और इसके साथ ही इससे बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोग मजबूर हैं इस पानी से होते हुए गुजरने को और अब गंगा का जलस्तर लोगों की काफी ज्यादा है चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार समस्याओं का हल निकालने के लिए लगा है। जल निकासी के लिए राहत कार्य किए जा रहे हैं और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा अब बेकाबू हो गए हैं और इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क और अलर्ट रहने की अपील की है और आवश्यक होने पे ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया है क्योंकि बाढ़ का पानी और गंगा का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि बाढ़ जैसे हालात होने के बाद प्रशासन ने लोगों को राहत जगहों पर पहुंचाने के लिए निरंतर कक्ष और आश्रय स्थापित किए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और कोई भी हानि ना हो। ये कानपुर की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पानी घुटनों तक भरा है और लोग मजबूर हैं इस पानी से गुजरने को क्योंकि आने के लिए और कोई विकल्प है नहीं। और इसके साथ ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर राहत कार्य शुरू किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहें और कोई भी हानि ना हो। इसके साथ ही जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग नाव के जरिए से भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और वाहनों का गड्ढों में फंसने का भी खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इतना पानी भरने के बाद गड्ढे नहीं दिखाई देते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही एहतियातन के तौर पर प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की है ताकि हालात को थोड़ा काबू में किया जा सके और लोग सुरक्षित रहें और उनमें भय ना रहे। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस पानी में से गुजरने को मजबूर हैं क्योंकि और कोई विकल्प और रास्ता नहीं है और प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए और लोगों से लोगों तक राहत कार्य पहुंचाने और खाना वितरित करने के भी सहयोग किया जा रहा है और इसके साथ ही कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।